हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने अधिगम के सिद्धांत से संबंधित पृष्ठभूमि तैयार की थी। व्यवहारवादियों की सिद्धांत हैं वो किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, और संज्ञानवादियों की सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस हमने देखा था और अच्छे से उन चीज़ों को समझा था। अभी हम बात करते हैं व्यवहारवादियों के अधिगम के सिद्धांत, उसके बाद में हम संज्ञानवादियों के पढ़ लेंगे। तो पहले व्यवहारवादियों के अधिगम की बात करें तो इन्हें शास्त्रीय सिद्धांत या एसआर थ्योरी भी कहते हैं। एसआर का मतलब हो जाएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है। इसमें देखिए प्रयत्न व भूल का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये बीएफ स्किनर ने दिया था, और पुनर्वलन का सिद्धांत ये क्लार्क हल ने दिया था। तो हम एक एक करके इन चारों के बारे में, एक गुथरी का और रह जाता तो वो भी हम इसी के साथ में देख लेंगे। चारों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि एक डेट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे भाई, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, हमारे पीछे की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो पहले आता है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं भाई। प्रतिपादन कौन किसने किया था इसका? तो प्रतिपादन याद रख लेना, इयान पेट्रोविच पावलोव। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है भाई, ठीक है ना। इयान पेट्रोविच पावलोव हैं और ये शरीर शास्त्री थे, मतलब एक डॉक्टर मान सकते हैं हम, चिकित्सक थे। निवासी कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। रूस के शरीर क्रिया शास्त्री थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 1904 में एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, और कुत्ते की जो लार ग्रंथि होती है ना उसके ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1904 में। ये पूछा गया अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र का, पाचन क्रिया से संबंधित इन्होंने काम किया था। अनुबंधन का जनक कहते हैं भाई इसको, ठीक है ना। और पावलोव के प्रयोग व सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का जो श्रेय है वो लेस्टर एंडरसन को जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी यहाँ पर जानकारी दी है ना सभी महत्वपूर्ण है। कि प्रतिपादन इयान पेट्रोविच पावलोव शरीर शास्त्री थे, निवासी रूस के थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। इयान पेट्रोविच पावलोव क्या थे? मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर की जगह चिकित्सक लिखा हुआ मिल सकता है, शरीर शास्त्री लिखा हुआ मिल सकता है, शिक्षाविद, दार्शनिक, ऐसे कुछ आ जाएगा, और उसमें आपको ध्यान में रख लेना भाई कौन है। निवासी तो रूस के, प्रयोग इन्होंने कुत्ते पे किया था 1904 में, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार है वो 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी पूछा जा सकता है भाई। अनुबंधन के जनक हैं और इनके सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय है वो लेस्टर एंडरसन को दिया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं भाई, और उन उपनामों से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इनमें से किसी भी प्रकार का नाम दे दिया जाता है। एग्जामिनर है वो स्टूडेंट को घुमाने का काम करेगा, तो घुमाने के लिए इनमें से किसी भी उठा के दे देगा भाई। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया, तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए, उपनाम। शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। ये तो पूछा गया भाई, प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये कुछ उपनाम हैं आपके पावलोव के सिद्धांत के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब पावलोव के प्रयोग की बात करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान में समझ लेना, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। प्रयोग इन्होंने किस पे किया था भाई? कुत्ते पे किया था, और 3 चरण आते हैं उस प्रयोग के अंतर्गत। 3 चरण को एक बार कैसे समझेंगे? पहले क्या है, आपको लक्ष्य दिखा, उद्दीपक या लक्ष्य दिखा, और उसको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने अनुक्रिया की, और अनुक्रिया करने से इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित हुआ, यानी कि अनुबंधन हुआ, और अनुबंधन से हमें अधिगम की प्राप्ति हुई। यही प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है, इसको एक बार समझ लेते हैं भाई। देखिए, इसके अंदर हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो अनुकूलन से पूर्व है, और अनुकूलन के समय, और एक अनुकूलन के बाद। तो पहली जो आपकी बात आती है वो है अनुकूलन से पूर्व है। इसमें क्या किया इन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को लिया और कुत्ते को स्टैंड से बांध दिया,
और इस कुत्ते को बांधने के बाद ये देख सकते हैं आगे नीचे, एक बार और रिपीट कर देंगे भाई इसको। कुत्ते को लिया, कुत्ते को यहाँ पर स्टैंड पे बांध दिया और बांधने के बाद इन्होंने क्या किया, इसके सामने भोजन रख दिया, इसके सामने भोजन रख दिया। और भोजन रखने के बाद देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आ गई। उस भोजन को देख करके उस कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तब इन्होंने क्या किया, ये जो भोजन था ना, इसको तो स्वाभाविक उद्दीपक किया, उद्दीपक कहा, स्वाभाविक उद्दीपक कहा, यूसीएस कहा। इनको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे यूसीएस का मतलब क्या होता है, एक बार इनको ध्यान में रख लेना ऐसे ही। स्वाभाविक उद्दीपक कहा, यूसीएस कहा, अनानुबंधित उद्दीपक कहा। इनका मतलब समझना भाई। सामान्यतः आप कुत्ते के सामने भोजन लेके जाते हैं तो भोजन को देखते कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, मतलब वो उसका स्वभाव होता है कि भोजन को देख करके लार टपकाना उसका स्वभाव होता है, तो स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। अनानुबंधित मतलब किसी के साथ बंधित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई रीट के अंदर, अनानुबंधित उद्दीपक। कुत्ते के मुंह में लार आना, तो ये किसकी स्वाभाविक क्रिया होती है भाई, भोजन को देखते उसके मुंह में लार आ जाएगी, और ये भी अनानुबंधित अनुक्रिया कह देंगे इसको, ठीक है। इसको यूसीएस कहते हैं, और अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। अभी समझने के लिए मैंने नीचे डायग्राम भी बनाए हैं कुत्ते का, तो वो भी समझ लेते हैं साथ साथ, एक बार रिपीट हो जाएगा ये। देखिए ये भाई आपका कुत्ता है, ठीक है। कुत्ते ने देखा भोजन, ये देखिए ये पड़ा भोजन, और भोजन को देखते इन्होंने क्या किया, लार टपकाना शुरू कर दिया। कुत्ते ने देखा भोजन और भोजन को देखते इन्होंने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो भोजन क्या हो गया, एक स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, अनानुबंधित उद्दीपक हो गया, यूसीएस हो गया। और इस भोजन की वजह से इसको लार आई ना, तो ये लार का आना क्या हो गया, यूसीआर हो गया। ये स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, अनानुबंधित अनुक्रिया होगी, या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। ये चीज़ें देखिए अभी आपको कुछ अलग लग रही हैं, लेकिन बाद में समझ में आएगी ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये प्रथम चरण में क्या हुआ कि पावलोव ने कुत्ते को बांधा और बांध कर भोजन दिखाते हुए भोजन रखा, और भोजन को देकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। पहले चरण में इन्होंने ये किया, ठीक है। पहला चरण समझ में आ गया ना अच्छे से, इन डायग्राम को देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। अब आप ही देख सकते हैं भाई कितनी मेहनत की है मैंने डायग्राम की, तो आप थोड़ा सा आप भी मेहनत करना, इस लेक्चर को थोड़ा सा अधिक से अधिक शेयर कर देना भाई। देखिए पढ़ाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, मेरा थोड़ा अलग है और अन्य टीचर्स का अलग है। मेरा मतलब एक बार में पूरी चीज़ समझाने का है। दूसरी जो प्रोसेस आती है वो है अनुकूलन पैदा करने के दौरान, जब हम अनुकूलन पैदा कर रहे हैं तो उस समय। अभी क्या है, हमने पहली प्रोसेस कर ली। दूसरी प्रोसेस में क्या होता है भाई, कुत्ता लेते हैं और कुत्ते के सामने जब हम भोजन रखते हैं ना, तो उस भोजन रखने से कुछ समय पहले घंटी की आवाज़ यानी घंटी बजाते हैं। भोजन को सामने रखने से पहले हम घंटी बजाते हैं, और घंटी बजाने के बाद भोजन रखते हैं। तब उस कुत्ते को भोजन देखते क्या हो जाती है, उसके मुंह में लार आ जाती है। दोबारा समझना भाई, कुत्ता है, कुत्ते के सामने हम जस्ट भोजन देने से जस्ट 3 से 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए इनके बीच में। घंटी की आवाज़ और भोजन के बीच में 3 से 5 सेकंड का अंतराल ही होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। तो घंटी बजाते ही हम उसके सामने भोजन प्रस्तुत करते हैं, और भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, यहाँ पर घंटी की जो आवाज़ उसको सुनाई दे रही है ना, वो क्या हो जाएगा, एक अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। अस्वाभाविक क्यों कहा भाई, क्योंकि वो उसके स्वभाव में नहीं है। हम ये थोड़ी है कि हमेशा कुत्ता घंटी की आवाज़ पर ही खाना खाता है, हमेशा थोड़ी होता है ऐसा। लेकिन हम वो अनुकूलन पैदा कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा, उसके स्वभाव में नहीं है, तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा, कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये भोजन तो स्वाभाविक उद्दीपक है उसका, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और इस भोजन को देख के उसके कुत्ते के मुंह में लार आ रही है, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। और इनके मध्य ये अंतराल जरूर याद रखना, ये पूछा गया भाई ये क्वेश्चन, 3 से 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। एक बार इसको रिपीट करते, ये भाई आपका कुत्ता हो गया। कुत्ते को हमने क्या किया, घंटी की बजाय पहले हमने घंटी बजाई, और उसके जस्ट 3 से 5 सेकंड बाद हमने क्या कर दिया, उसको भोजन दिखा करके रख दिया। अब इन्होंने क्या किया, इस भोजन को देखा और देखते इसके मुंह में लार टपक गई। और आपको पता है भाई भोजन को देखते कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, लार टपक गई, इसका मतलब यहाँ पर जो घंटी दिखाई थी वो तो आपका अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया, भोजन था वो स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, और ये लार आई है स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, ठीक है ना।
तो घंटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, अस्वाभाविक उद्दीपक, ये याद रख लेना। और यही प्रक्रिया हम क्या करते हैं, बहुत दिनों तक दोहराते हैं, और दोहराने से क्या होगा, उस कुत्ते को मालूम हो जाता है, उस कुत्ते को पता चल जाता है भाई जैसे ही हमें घंटी की आवाज़ सुनेगी मतलब भोजन मिलेगा, है ना। उसको ऐसा महसूस हो जाता है, ऐसा पता लग जाता है कि जैसे घंटी की आवाज़ सुनेगी उसको भोजन मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, पता नहीं कितनी बार उन्होंने इसको दोहराया, और दोहराने के बाद उसमें ये आदत हो गई उसमें। और इसके बाद में उन्होंने देखा कि उन्होंने केवल घंटी बजाई, और घंटी बजाई, भोजन को अभी तक दिखाया नहीं उन्होंने, केवल घंटी बजाई, और घंटी बजाते उसके मुंह में लार आ गई। उसके बाद में इन्होंने भोजन को दिखाया, ठीक है। लेकिन उस समय हम इसको भोजन को ये लार को हम ये नहीं कह सकते अस्वाभाविक क्रिया, क्योंकि उस समय तो उन्होंने भोजन तो देखा ही है, घंटी बजते उसके मुंह में लार आई, लेकिन भोजन तो उसने देखा ही है। तो कहने का मतलब है ये क्रिया बार बार दोहराई गई भाई, भोजन, घंटी, कुत्ता, कुत्ते के सामने घंटी, और घंटी बजाते ही भोजन, और फिर उसके मुंह में लार, ये क्रिया बार बार दोहराई गई भाई। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ है भाई। अनुकूलन पैदा करने के लिए पावलोव ने कुत्ते को स्टैंड से बांधकर सबसे पहले घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद भोजन प्रस्तुत किया। प्रारंभ में कुत्ते ने घंटी की आवाज़ से कोई अनुक्रिया नहीं की, पहले कोई अनुक्रिया नहीं की, परंतु भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। पावलोव ने क्या किया, इस प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया, और कुछ दिन बाद महसूस किया कि कुत्ता बिना भोजन को देखे केवल घंटी की आवाज़ से ही सुनकर लार टपकाने लगा था। उसको पता चल गया कि घंटी बजते ही उसके मुंह भोजन मिलने वाला है, अर्थात वह घंटी के साथ अनुकूलित हो रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि बिना भोजन को देखे केवल घंटी की आवाज़ से कुत्ते के मुँह में लार आना शुरू हो गया। तो ये मतलब अनुकूलन स्थापित हो गया यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है भाई, पूरी चीज़ मैंने 2-3 बार रिपीट करके एक्सप्लेन करके समझा दी है। अब ये अनुकूलन बन गया, तो तीसरी कंडीशन क्या होती है भाई, अनुकूलन होने के बाद हमने क्या किया, पहली प्रोसेस में कि कुत्ते के सामने भोजन रखा और भोजन को देखते उसके मुंह में लार आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या किया, कुत्ते के सामने हमने घंटी बजाई, और घंटी के साथ में 3 से 5 सेकंड के अंतराल में उसको भोजन प्रस्तुत किया, और भोजन को देखते उसके मुंह में लार आ गई। कई बार इसको हमने रिपीट किया, रिपीट करने से उस कुत्ते को पता चल गया भाई जब भी घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने क्या किया, घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। उसने भोजन को देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी उसके मुंह में लार आ गई। इसका मतलब उनमें अनुबंधन या अनुकूलन स्थापित हो गया। तो यही यहाँ पे है भाई, कुत्ता, घंटी की आवाज़, और घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आना। लेकिन यहाँ पर ये शब्द चेंज हो गए भाई, देखना, घंटी तो अस्वाभाविक उद्दीपक रहेगा, ये पहले भी यही था, अब भी यही है, कंडीशनल स्टिमुलस। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हो गया, ये जो क्रिया स्वाभाविक क्रिया थी ना, स्वाभाविक से अस्वाभाविक हो गई, क्योंकि घंटी की आवाज़ पर आ रही है, भोजन को देख के नहीं आ रही है, ये घंटी की आवाज़ पर आ रही है। इसका मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। इसे कंडीशनल रेस्पॉन्स कहते हैं, इसको अनुबंधित अनुक्रिया भी हम कहते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं भाई। ये देखिए, ये कुत्ता है, कुत्ते के सामने हमने केवल घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही उसके मुंह में लार आ गई। तो घंटी कंडीशनल स्टिमुलस, और लार आपका कंडीशनल रेस्पॉन्स हो जाएगा। अनुबंधित अनुक्रिया, या फिर इसे अस्वाभाविक अनुक्रिया भी कह देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, और इस प्रकार से आपका प्रयोग भी कंप्लीट होता है। एक बार इसको हम रिवाइज और कर लेंगे। एक बार ये महत्वपूर्ण शब्द देख लीजिए भाई, यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, और वो क्या है, भोजन। सीएस का मतलब, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं भाई, इसलिए लिखवा रहा हूँ। सीएस का मतलब है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, ये क्या हो जाएगी, घंटी। यूसीआर का मतलब है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया, ये लार, और लार कब, भोजन को देख करके जो लार आती है ना, वो हो जाएगी, ठीक है। एक आता है सीआर, कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि अस्वाभाविक अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया, और ये केवल घंटी को देख करके जो लार आती है वो आपकी सीआर हो जाएगी। तो ये शब्द जरूर ध्यान में रख लेना भाई, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, एक बार इस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं, कम से कम 4-5 बार रिपीट कर दिए, एक बार और कर देता हूँ, ये पूरी चीज़ याद हो जाएगी भाई। कुत्ते के सामने भोजन मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, यूसीएस, अब भोजन को देखते उसके मुंह में लार आना, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, यूसीआर।
ठीक है ना। अब मेरे को बार बार रिपीट कर वो बताने की जरूरत नहीं कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, यूसीएस क्या है। फिर हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन में कुत्ता लिया, कुत्ते के सामने घंटी बजाई, इसके मध्य 3.3 से 5 सेकंड का अंतराल रखा, घंटी बजाई, घंटी मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक CS, इसके तुरंत बाद ही हमने भोजन उसको दिखा दिया, स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि UCS, और भोजन को देखते उसके मुंह में लार आई मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, इसी क्रिया को हमने बार बार दोहराया और बार बार दोहराने के बाद देखा कि कुत्ते ने बिना भोजन देखे ही घंटी की आवाज़ में ही लार टपकाना शुरू कर दिया। तो अनुकूलन होने के बाद कुत्ता और कुत्ते को केवल घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तो ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक या कंडीशनल रिस्पॉन्स। और इस घंटी को देख करके उसके मुंह में लार आ गई, तो इस समय हम लार को क्या कहेंगे, अस्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये शायद आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन बनता होगा भाई सर आपने लार को स्वाभाविक उद्दीपक भी कह दिया और अस्वाभाविक उद्दीपक भी कह दिया, तो ये याद रख लेना भाई, क्वेश्चन पूछ सकता है भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना किस प्रकार की क्रिया है। तो ये भोजन को देख के आ रही है तो स्वाभाविक क्रिया हो जाएगी, स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। अगर केवल घंटी की आवाज़ सुन करके कुत्ते के मुंह में लार आना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अस्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। पावलोव ने कुत्ते की जो पैरोटिड लार ग्रंथि है, भाई लाल नहीं लार ग्रंथि है, उसके ऑपरेशन किया था, उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। पैरोटिड ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि बोलते हैं इसको भी। ये तो आपका प्रयोग कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर रह जाते हैं, उनकी बात करते हैं। भाई अनुबंधन स्थापित होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्त भी देख लीजिए। यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होता है। भाई यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक जो उद्दीपक होता है, स्वाभाविक उद्दीपक होता है, और एक अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। इनके मध्य जो सीक्वेंस होती है ना, वो एक निश्चित क्रम होना चाहिए। पहले हमें घंटी और उसके बाद में भोजन प्रस्तुत करना चाहिए। पहले भोजन घंटी नहीं, पहले घंटी फिर भोजन प्रस्तुत करना चाहिए, तब लार आएगी यहाँ पर। और इनके बीच में जो अंतराल है वो 3 से 5 सेकंड का होना चाहिए। यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यूसीएस है ना, एक मिनट, ये रहा आपका यूसीएस, और यूसीएस है ये आपका सीएस से इससे अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, तभी ये अनुबंधन स्थापित होगा। कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, भाई बीच में कुछ बाह्य गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। तो ये अनुबंधन स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। कई बार यहाँ से भी क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई अंतराल पूछ लिया जाता है कई बार। अनुबंधन के नियम क्या है भाई, नियम और देख लीजिए। एक तो उत्तेजना, मतलब यूसीएस प्लस सीएस को बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। भाई बार बार में हम यूसीएस प्लस सीएस प्रस्तुत करें तो उससे क्या हो जाएगी, उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी। देखिए यूसीएस हमने भोजन, भोजन से यूसीआर हुआ, लार आई। फिर हमने सीएस घंटी, घंटी के बाद में भोजन और भोजन के बाद में लार मिली। ठीक है, और फिर केवल घंटी और फिर लार आ गई। इसका मतलब ये आपकी अस्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। तो ये उत्तेजना हो जाती है और उत्तेजना से यह संबंध स्थापित होता है। दूसरा विलोपन। पावलोव के अनुसार जब अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार केवल अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी ही प्रस्तुत की जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाती है, इसे विलोपन कहते हैं। मतलब हम बार बार क्या कर रहे हैं, उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, केवल घंटे की आवाज़ ही सुनाई दे रही हैं, तो वो 4, 5, 10, 15 बार, 20 बार क्या करेगा, वो घंटे की आवाज़ पर लार टपकाएगा। लेकिन वो फिर पता चल जाएगा भाई इस घंटे की आवाज़ में कोई आने जाने नहीं है, इससे कोई भोजन आने वाला नहीं है, तो वो फिर वो लार टपकाना बंद कर देता है। इसे ही विलोपन कह देते हैं। जब एक प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है तो उसके बाद में यदि उसे अस्वाभाविक उद्दीपक देना बंद कर दिया जाए और केवल स्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय बाद वह प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुक्रिया करना बंद कर देता है। इसे ही विलोपन कहा जाता है। भाई ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं भाई, भोजन से लार, घंटी, भोजन, लार, फिर घंटी से लार, घंटी से लार और फिर घंटी से लार आना बंद हो जाती है, बार बार करते हैं तो उत्तेजना होगी, तभी क्या होगा, अनुबंधन होगा। आगे थर्ड नंबर पे देखिए भाई, तीसरा जो नियम आता, स्वतः पुनर्लाभ या स्वतः पुनर्स्थापन या पुनः
प्रकटीकरण। अभी विलोपन हो गया, वो भूल गया, मतलब विलोपन हो गया, तो विलोपन होने के बाद दोबारा से वही परिस्थिति हम पैदा कर दी जाए ना, घंटी के बाद में भोजन, घंटी के बाद में भोजन, तो वो वापस वो संबंध वो स्थापित हो जाता है। तो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया का विलोप हो जाने पर कुछ समय बाद उन्हीं परिस्थितियों में दोबारा उत्पन्न करने पर वह प्रतिक्रिया पुनः स्थापित हो जाती है। जब कोई व्यवहार विलोपित हो जाता है तो उसके बाद यदि उस प्राणी को अचानक से पुनः अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक दे दिए जाए तो उसका विलोपित व्यवहार पुनः प्रकट हो जाता है। वही चीज़ है भाई, अस्वाभाविक मतलब घंटी के बाद में भोजन बार बार एक दो बार और दें तो वो समझ जाएगा कि घंटी पर भोजन आने वाला है, तो वही प्रक्रिया वापस स्थापित हो जाती है। जैसे भोजन पे लार, घंटी, भोजन, लार, घंटी पे लार, घंटी पे लार, घंटी पे लार, और फिर लार आना बंद हो जाती है, यहाँ पे नहीं आएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, घंटी के बाद में भोजन दिया और भोजन पे लार आई, फिर वापस संबंध स्थापित हो गया। तो यही प्रक्रिया होती है भाई, इसकी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। उद्दीपक सामान्यीकरण, ये क्या होता है भाई, आपने देखा होगा वो घंटी की आवाज़ बताते हैं ना, उसी प्रकार से कोई रेलगाड़ी की या बाहर से उसी प्रकार की आवाज़ है वो सुनाई दे तो वो उससे कुछ मतलब कुछ बाह्य गति अवरोध पैदा हो जाता है, जिससे वो सही तरीके से संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। जिसे समान विशेषताओं वाली वस्तुओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया, अब वो हमारी घंटी के प्रति लार टपका रहा है, लेकिन अब बाहर से रेलगाड़ी की घंटी सुनाई दी उसे, तो उसके प्रति भी वो लार टपकाना शुरू कर देगा। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण होगा। जब प्राणी घंटी से मिलते जुलते उद्दीपक से भी लार प्रस्तुत करता तो उसको उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर रेल की घंटी की आवाज़ सुनाई देना, तो ये भी ध्यान में रख लेना भाई, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है। उद्दीपक विभेदक, विभेदक की प्रक्रिया है सामान्यीकरण के ठीक विपरीत है। तो उसमें तो क्या हो जाएगा, सभी घंटियों को एक समान समझे और इसमें घंटियों में आपस में भेद कर सके। जब प्राणी मूल उद्दीपक यानी घंटी के अलावा ताकि मिलते जुलते उद्दीपकों में अंतर करना सीख जाता है, मतलब उस घंटी को समझ लेता है और अन्य घंटियों के प्रति उसका क्या डिफरेंस है वो पता कर लेता है या सीख जाता है, तब वो उद्दीपक विभेदन होता है। तब वो केवल उस घंटी की आवाज़ से ही क्या करेगा, लार टपकाएगा। फिर अब बाह्य उद्दीपक, बाह्य अनुरोध होने पर अनुबंधन धीमा हो जाता है। भाई बाहर से गतिविधियाँ हो जाए तो अनुबंधन धीमा होगा, ये भी ध्यान में रख लेना। कालिक क्रम, भोजन और घंटी को सही तरीके से प्रस्तुत करने का क्रम जो होगा वो एक सही क्रम होना चाहिए भोजन व घंटी को प्रस्तुत करने का। तो घंटी भोजन 3.5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए भाई इनके मध्य, ये भी ध्यान में रख लेना। ये पूछा गया क्वेश्चन है। पुनरावृत्ति, बिना सोचे समझे किया गया कार्य जो बार बार किया जाता है पुनरावृत्ति कहलाता है, और सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति अभ्यास कहलाएगी। तो ये भी इस नियम के अंतर्गत होती है भाई, बार बार हम वही काम करवाते हैं उससे तो उसको हम पुनरावृत्ति कह देंगे। अब बार बार सोच समझ करके वो काम करवा रहे हैं तो वो अभ्यास हो जाएगा। ये तो हो गए कुछ नियम हो गए भाई इस सिद्धांत के। अब बात करते हैं शैक्षिक महत्व क्या है इसका, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है और इस शैक्षिक महत्व से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं भाई, शिक्षा के क्षेत्र में संकेत अधिगम के लिए पावलोव का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। संकेत अधिगम का मतलब होता है संकेत के माध्यम से अधिगम करना। जैसे आपने क्या किया, किसी भी गाड़ी के ऊपर प्लस का साइन देखा, आप समझ गए भाई ये हॉस्पिटल से संबंधित है, किसी डॉक्टर से संबंधित है या किसी कोई एम्बुलेंस है। या फिर हम क्या करते हैं, कोई जो गूंगा या बहरा होता है, बोल नहीं सकता, तो उसको समझाते तो वो संकेत के माध्यम से काम में लेते हैं, तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, इसी सिद्धांत के उपयोग से ले सकते हैं। जितनी भी सहायक सामग्रियाँ उपयोग में लेते हैं तो वो आपकी इसी के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि पहली बार में सहायक सामग्री सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बार बार करेंगे तो उसकी हम आदत हो जाएगी फिर। तो शैक्षणिक सहायक सामग्री और संकेत अधिगम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भैया। और देखिए भय निवारण में सहायक होता है, मतलब कोई चीज़ से किसी बालक को डर लगता है तो बार बार वही चीज़ उसके सामने लेकर के आएंगे ना, तो 2, 4, 5, 10 बार एक समय ऐसा आएगा वो बालक उस चीज़ से डरना बंद कर देगा। जैसे वाटसन ने भी एक प्रयोग किया था, एक खरगोश के बच्चे को उस बालक के सामने लेकर के आ गया था, तो उससे क्या होता है कि बालक ना 1-2 बार शुरुआत में डरा, लेकिन बाद में उसके साथ वो खेलने लग गया। सामाजिकरण में सहायक होता है, समाज में रहने के लिए। आदत व स्वभाव के निर्माण में सहायक है, ये तो पता है बार बार कोई भी काम करते हैं तो वो आदत हो जाती है, भाई स्वभाव में आ जाता है।
भाषा के विकास में सहायक होता है। आप देखते हैं कि भाई आप अंग्रेजी भाषा या कोई भी अन्य स्टेट की या अन्य कंट्री की भाषा सीखते हैं तो पहली बार में थोड़ी सीख जाते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, स्वभाव में लेकर के आते हैं, तो उस भाषा में हम सीख सकते हैं। गणित विषय का शिक्षण में सहायक, गणित विषय के शिक्षण की बात करते हैं तो कोई भी प्रश्न या कोई भी प्रश्नावली या कोई भी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूले काम में लेते हैं, बार बार उन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं तो वो फॉर्मूले याद हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस या प्रश्नावली हल करने में हमें आराम से समस्या नहीं आती है भाई। अनुशासन विकसित करने में, अब स्कूल है या किसी अन्य स्थान पर अच्छी आदतें डालने के लिए हम बार बार अच्छी आदतें उसके अंतर्गत प्रयोग करवाते हैं, अच्छे काम करवाते हैं तो उनके प्रति आदत हो जाती है, उनमें अच्छा अनुशासन पैदा कर लेते हैं। जैसे आती है टीचर्स के पैर छूना है, घर पे जाकर माता पिता के पैर छूना है, तो ये भी अनुशासन के अंतर्गत आती हैं। अभिवर्ती विकास करने में सहायक है। अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। अध्यापकों के प्रति बालक वो किस प्रकार का दृष्टिकोण रखें तो उसमें भी ये सहायक है। और सर्वदर्शी सामग्री के उपयोग में आपकी ये सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये याद रख लेना भाई, शिक्षा के अंतर्गत इसके शैक्षिक महत्व क्या है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वाभाविक क्रियाएं जो होती हैं जन्मजात होती है भाई, भोजन वो हमने सिखाया नहीं कुत्ते को कि आपको भोजन देखना और आपके मुंह में लार टपकाना, आपको वो ऑटोमेटिक ही आती है। जबकि अस्वाभाविक उद्दीपक होते हैं, अस्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, ये अर्जित होती हैं। ठीक है, आगे देखिए और भी मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खेतों में जानवरों की फसल की रक्षा के लिए एक पुतला बनाया गया। आपने देखा होगा खेतों के अंतर्गत हम रोज वगैरह या गायों से रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, एक पुतला बना लेते हैं और उस पुतले को देख करके पशु भाग जाते हैं। पुतला पशुओं को भगाने में सहायक है, लेकिन ये है क्या, अस्वाभाविक उद्दीपक है। वो आदमी तो खड़ा है नहीं, अगर आदमी होता तो वो स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन वो अस्वाभाविक उद्दीपक है और वो काम भी कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस सिद्धांत के अंतर्गत काम करती है। अगर समय किसान पशुओं को भगाता तो वो किसान क्या हो जाता, स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता, लेकिन ये काम कौन कर रहा है, वो पुतला कर रहा है। ये देखिए ये वाला ना, ये कई बार पूछा गया भाई। राजू खिड़की के पास खड़ा था, अचानक तूफान आया, बिजली कड़की और तेज कड़कने की आवाज़ आई। राजू शोर सुन करके उछलने लगा तथा रोने लगा। यह घटना कुछ समय पश्चात फिर से होने लगी, वह फिर डर कर रोने लगा। मतलब उसको वो जो घटनाएं हो रही है ना, वो बार बार उसको डरा रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये किस सिद्धांत के अनुसार है, तो ये सिद्धांत आपका हो जाएगा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इस प्रकार से पावलोव का सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट होता है। भाई मैंने समय इसलिए ज़्यादा लिया कि आपको समझ में आ जाए। मेरा मतलब ये समय ज़्यादा ख़राब करने का नहीं है, वैसे मैं इसको 5 या 10 मिनट में भी बता सकता सिर्फ पढ़ करके, लेकिन मेरा मतलब समझाने का था, वो मैंने आपको समझा दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।